दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज का मेरा टॉपिक है भारतीय रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की जो भर्ती होने वाली है, जो वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में बात करूंगा। और इसके बाद ये भी बताऊंगा कि इसको कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि इसका जो ड्यूटी आवर्स कितना होता है और इसकी सैलरी कितनी होती है, और आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि आपका ये जो जॉब है ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा इनका जो वर्क प्रोफाइल यानी इनका जो जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन कंट्रोलर ये क्या होते हैं। तो आपको बता दूं कि ये डिवीज़न में यानी किसी भी मुख्यालय में आपने बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा जहां पे डिवीजनल रेलवे ऑफिस रहता है, जिसको हम डीआरएम ऑफिस बोलते हैं। और उसी डीआरएम ऑफिस में एक जो है एक कंट्रोल ऑफिस होता है, जहां से ट्रेनों का जो है ऑपरेशंस करने वाले सारे कंट्रोलर वहां पे बैठते हैं, और वहीं पे ये सेक्शन कंट्रोलर बैठते हैं। और ये सेक्शन कंट्रोलर मेनली ये पीछे बैठे हुए एक रियल हीरो की तरह है, जो कि ट्रेन ऑपरेशंस में बड़ी भारी भूमिका निभाते हैं। तो इसको बता दूं कि टोटल जो वैकेंसी है ये 368 वैकेंसी का इंडिकेटिव नोटिस इस समय एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ गया है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये जो वैकेंसी है ये कम है। बिल्कुल भी नहीं है। आप चूंकि बड़े जो है ऑफिसर्स तो नहीं कह सकते, ग्रुप सी का ही कर्मचारी है, लेकिन एक बड़ा कर्मचारी है, लेवल 6 की पोस्ट है। तो जब अच्छी पोस्ट आती है तो उसमें बहुत ही कम वैकेंसी आती है। अगर आप वहीं ग्रुप डी का देख लो तो एटलीस्ट हजारों वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि कर्मचारी ज़्यादा रहते हैं। या फिर आप ग्रुप सी के बाकी पोस्ट देख लो, चाहे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, तो आप देख सकते हैं उसमें ढेर सारी वैकेंसी आती है। लेकिन चूंकि इस बार रेलवे ने क्या किया है कि इसको पहली बार में ही इसको निकाला है डायरेक्ट भर्ती, नहीं तो इससे पहले ये प्रमोशन से भरे जाते थे। तो इसी वजह से ये जो वैकेंसी है ये 368 वैकेंसी है, चूंकि अच्छी पोस्ट मानी जाती है सेक्शन कंट्रोलर की। तो आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर की, ये हमेशा से रेलवे के स्टेशन मास्टर और जो हमारे ट्रेन मैनेजर है यानी जिनको हम गार्ड भी बोलते हैं, उनके प्रमोशन से ये पोस्ट भरी जाती थी। क्योंकि ये जो पोस्ट है अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती वाला पोस्ट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। तो चलिए बताते हैं कि कब से आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपको बता दूं कि आप 15 सितंबर 2025 से ही भारतीय रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको हमने लिख दिया है rrbapply.gov.in पर जाकर के अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप ऑफलाइन अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप अपना फॉर्म कब तक भर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट डेट आपका 14 अक्टूबर 2025 है। तो आप इसी के बीच में अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो एज है वो एज जो है 20 से 33 वर्ष के बीच में है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो 20 से 33 वर्ष की एज है ये हमारा अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। वहीं अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, यानी कि आप 20 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आप SC ST में आते हैं। वहीं अगर आप OBC में है तो आप ये फॉर्म 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है ओवर एज में। तो आपको 20 वर्ष से 36 वर्ष के बीच में आप रहेंगे तो आप अपना फॉर्म को भर पाएंगे, ओवर एज का आपको फायदा मिल जाएगा। बट यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। आप क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 20 से 33 वर्ष की एज होना चाहिए।
चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, बैचलर होना चाहिए डिग्री, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, चाहे बीएससी से किया है, साइंस से किया है, या फिर बीकॉम किया है, चाहे आपने बीटेक किया हुआ है, चाहे बीई किया हुआ है, चाहे बी फार्मा किया हुआ है। आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, सिर्फ पासिंग मार्क रहेगा तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का रोल नहीं है सारे लोगों के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आईटीआई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगला पड़ाव हमारा क्या है, यहां पे एक आ जाता है A2 मेडिकल। तो ये मेडिकल आपके पास होना चाहिए, पास होने चाहिए A2 मेडिकल। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। बाकी और भी आपको बीपी शुगर या हार्ट वार्ट का जो है बीमारी नहीं होना चाहिए। रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो डिसाइड कर दिया हुआ है स्पेशली रेलवे के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए। तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये A2 है, तो आपको बाकी और कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके ड्यूटी आवर्स की। तो चूंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है तो ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की होती है। डिवीजन ऑफिस में बैठा हुआ कर्मचारी है जिसके अंडर में एट लीस्ट 15 से मतलब 10 से 15 स्टेशन उसके अंडर में रहते हैं, जो कि स्टेशनों मास्टर के साथ में वो डायरेक्ट टॉक बैक फोन या टेलीफोन के माध्यम से लगातार संपर्क में रहता है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो आपका 80,000 रुपया के आसपास इसकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और बढ़ते बढ़ते ये 1 लाख के पार चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो सेक्शन कंट्रोलर है इनका मेन जो क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला डायरेक्शन टू SM यानी स्टेशन मास्टर 10 से 15 स्टेशनों मास्टर से बात करता रहेगा अबाउट ट्रेन ऑपरेशंस। मतलब वो स्टेशन मास्टर, आपने किसी स्टेशन पर किसी ट्रेन को देखा होगा तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये प्लेटफॉर्म पे लिया है तो ये स्टेशन मास्टर ने लिया है। स्टेशन मास्टर ने भले ही लिया है लेकिन असली हीरो इसके पीछे बैठा हुआ सेक्शन कंट्रोलर है, जो कि उस स्टेशन से 100-200 किलोमीटर दूर किसी डिवीजन ऑफिस में बैठा हुआ एक कर्मचारी रहता है, जो कि फोन पर डायरेक्शन देता रहता है कि इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म पे ले लो। कभी कभी ये रहता है कि स्टेशन मास्टर बोलता है कि सर हमारे पास में एक मालगाड़ी चल रही है तो क्या इसको आगे बढ़ाना है या साइड में लेना है। सेक्शन कंट्रोलर बोलता है फोन पर नहीं नहीं, मेरे पीछे जस्ट इसके वंदे भारत चल रही है, आप इस मालगाड़ी को अपने स्टेशन पर साइड में ले लो, ये लूप लाइन खाली है, आप वंदे भारत को आगे निकाल दो। तुरंत वो स्टेशन मास्टर ऐसा करता है और ये सेक्शन कंट्रोलर कम से कम 10 से 15 स्टेशनों मास्टर के अंडर में मतलब उसको डायरेक्शन देते रहता है फ़ोन पे और लगातार फ़ोन पे बात करते रहता है। ध्यान रखना, इसको 1 नंबर यानी सुसु करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही बिजी इंसान होते हैं सेक्शन कंट्रोलर। चूंकि इस सेक्शन कंट्रोलर को जितने भी इसके अंडर में स्टेशन आते हैं वो सारे स्टेशनों के चप्पा चप्पा सिग्नल्स और लोकेशंस की जानकारी होती थी, क्योंकि वो लोग पुराने स्टेशन मास्टर ही प्रमोशन होकर के जाते थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब नया लड़का सिलेक्शन होकर के आएगा तो वो कैसे इन स्टेशनों मास्टर को कैसे डायरेक्शन दे पाता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अगला वर्क इसका क्या है, परमिट टू वर्क ट्रैक मशीन, OHE और इंजीनियरिंग वर्क हो, चाहे आपका ट्रैक मशीन का काम हो चाहे हमारा OHE का काम हो, जितने भी सारे काम अगर ट्रैक पर होने वाले हैं तो वो सारे काम का जो है परमिशन सेक्शन कंट्रोलर देता है। और सेक्शन कंट्रोलर ये देख के देता है कि हमारे पास जो गाड़ियों का मूवमेंट कम है या फिर इस समय कुछ भी नहीं है, तो उस समय उसको ट्रैफिक ब्लॉक बोलते हैं, या फिर इसको अगर OHE से काम कर रहा है तो इसको पावर ब्लॉक ये लेता है। और पावर ब्लॉक लेने के बाद उसको
वहाँ पे परमिशन देता है ताकि ये मशीनें सुचारू रूप से अपना काम उस टाइम में जो है कर ले। उस टाइम में 1 से 2 घंटा जो भी टाइम दिया है उस टाइम में करके ये वापस स्टेशन पर चली जाती हैं और स्टेशन मास्टर को बताती है कि हमारा काम हो गया। उसके बाद स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर को बताता है कि अब सेक्शन क्लियर है, आप गाड़ियां चला सकते हैं। तो वो अगली गाड़ी को परमिशन दे देता है स्टेशन मास्टर की यस, सेक्शन कंट्रोलर की यस, अगली गाड़ी आप चला लो। चलिए अगला जो काम है वो देख लेते हैं। तो अरेंज रिलीफ फॉर एलपी, एएलपी एंड ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट और किसी गाड़ी का ट्रेन मैनेजर के ड्यूटी आवर्स अगर किसी भी कारण से ज़्यादा हो गया या फिर ये लोग बीमार पड़ गए तो इसको जो नया रिलीफ लाने की जिम्मेदारी होती है ये सेक्शन कंट्रोलर की होती है। ये सेक्शन कंट्रोलर इनके जो कंट्रोलर होते हैं, जो क्रू कंट्रोलर या फिर जो ट्रेन मैनेजर के कंट्रोलर होते हैं, उनसे बात करके ये इनको रिलीफ देने का काम यही सेक्शन कंट्रोलर करने वाले हैं। चलिए अगला काम क्या करते हैं तो ये है लोड स्टेबल प्लानिंग एट स्टेशन। यानी मान लीजिए कोई मालगाड़ी चल रही थी बट इसके लोको पायलट की ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हो गया या फिर किसी वजह से नया स्टाफ नहीं ले पाया है या फिर इस गाड़ी के जो है ब्रेक पावर जो है सर्टिफिकेट इनवैलिड है, किसी भी कारण से ये कोई मालगाड़ी आगे जाने वाली नहीं है, तो उस समय सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर से बात करके किसी भी स्टेशन के जो है लूप लाइन या जो भी साइडिंग या जो भी खाली लाइन रहेगा उस पर स्टेबल कराने की जो जिम्मेदारी होती है ये सेक्शन कंट्रोलर की होती है। और सेक्शन कंट्रोलर अपने रजिस्टर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लेता है। तो चलिए अगला काम क्या होता है ये देख लेते हैं। टू इंश्योर सेफ्टी एंड पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स, ये हमेशा जो सेफ्टी से ही गाड़ी चलवाने की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि जो है किसी भी लाइन में घुसा दिया। अगर मान लीजिए ये लोड स्टेबल भी कर रहा है तो वो इंश्योर करेगा कि क्या उसके चेन गुटके आपने लगाए हैं या फिर लगवाए हैं कि नहीं। स्टेशन मास्टर से सारी इंफॉर्मेशन लेगा और देखेगा कि क्या उस लाइन के लिए जो कनेक्शन है वो हटा दिया गया है, क्या हमारा लाइन साफ है कि नहीं, कोई ट्रैक डैमेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर से कंफर्म करने के बाद ही गाड़ी को लाइन क्लियर देता है। तो इसको बोलते हैं इंश्योर सेफ्टी। पंक्चुअलिटी का मतलब है कि वो देखेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके स्टेशन में कोई गाड़ी खड़ी है, एक मालगाड़ी खड़ी है, एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, दूसरी मेल एक्सप्रेस खड़ी है, तीसरी राजधानी खड़ी है, तो उस गाड़ी के लिए कौन सी गाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी पंक्चुअलिटी, किसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, किसमें स्पेशल लोग बैठे हैं, कौन सी गाड़ी को सिग्नल देना है, इसी को बोलते हैं पंक्चुअलिटी। और इसी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर उसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बोलता है कि आप सारी गाड़ियों को साइड में रखो। सबसे पहले आप ये जो क्या बोलते हैं वंदे भारत या फिर राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है इसको आप निकाल दो। चलिए बात करते हैं अगला जो इसका काम है तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट को देखना। मान लीजिए कि किसी सेक्शन में किसी गाड़ी का डिरेलमेंट हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इसके जो है उस सेक्शन में एक्सीडेंट ट्रेन जो रहती है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो कि उस स्टेशन से कहीं भी खड़ी है और उसमें सारे टूल वैन या फिर मेडिकल इक्विपमेंट लगे हैं तो उस गाड़ी को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी या फिर घायलों को किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जिम्मेदारी इसी सेक्शन कंट्रोलर की होती है। तो ये बहुत बड़ा काम रहने वाला है। तो अगर इतने सारे काम है तो इसके अंदर कुछ क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर अगर आप बनते हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए।
तो पहली क्वालिटी है मेरी नज़र में वो है कि आपके पास ये फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। बहुत जल्दी आप जो है अपना जो है डिसीजन लेने की क्षमता आपके पास होना चाहिए ताकि आप क्विक डिसीजन ले लें। चलिए अगला जो क्वालिटी है इनके पास में क्या होनी चाहिए, तो ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इनके पास तुरंत फ़ोन आता है तो तुरंत जो है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका यूटिलाइज करके रेलवे की सेफ्टी और जो है पंक्चुअलिटी को मेंटेन कर सके, तो उस वजह से उस टाइम उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। चलिए अगला क्वालिटी क्या है, तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो स्टेशन मास्टरों से जल्दी जल्दी बात नहीं करेगा तो अपनी बात नहीं कर पाएगा और उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना होता है। तो इसलिए अगर आप कोई बोल पा नहीं पा रहे हैं या फिर हकलाने वाले व्यक्ति है तो शायद वहाँ पे आपके लिए ये जॉब सुटेबल नहीं है। इसके अलावा काम इन प्रेशर, अगर मान लीजिए कुछ लोग जो है प्रेशर में जब आ जाते हैं तो वो अपना काम ही भूल जाते हैं कि यार मैं करूं क्या, मेरा माइंड ब्लॉक हो गया है। उस समय अगर आप शांत रहते हैं तो यकीन मानो उस सेक्शन कंट्रोलर आपके लिए है। यानी कि अगर आप किसी प्रेशर में हैं, मान लीजिए अचानक मुझे कोरोना हो गया या फिर मैंने सुन लिया कि मुझे कैंसर हो गया, तो अब मैं वहीं पे ब्लॉक हो गया, बैठ गया कि अरे यार अब मेरा कुछ काम नहीं करूँगा, अब जाओ मुझे लेकर के हॉस्पिटल ये वो। तो अगर उस समय आपका माइंड बैलेंस है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, होती रहती है, आगे से ऐसा नहीं होगा, हम इसको संभाल लेंगे, तो इसको बोलते हैं काम इन प्रेशर। यानी आप दबाव में कैसे रिएक्ट करते हो वो क्वालिटी आपके पास में होना चाहिए। चलिए अगला जो ये है आपके क्वालिटी, तो ये है स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो है सेफ्टी का या फिर आप जो है इन सेक्शन का अच्छे से नॉलेज रहेगा तभी आप उस डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको बता दूं कि अगर कोई नया लड़का नया बच्चा सिलेक्शन हो करके आएगा तो उसका इसको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, उस स्टेशनों के भी जो है जा करके फिजिकली ट्रेनिंग दिया जाएगा कि इस स्टेशन में ये सिग्नल लगे हैं, उसके लोकेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब जो है कि इसका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस सबसे पहला आप इसका फॉर्म भर देंगे rrbapply.gov.in पर। मैंने बता दिया ग्रेजुएट होना चाहिए और 20 से 33 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपका 5 से 6 महीने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसको बोलते हैं CBT1, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। तो CBT1 के स्कोर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा CBT2 के लिए, और CBT1 सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा, उसका आपके सिलेक्शन वाली मेरिट से कोई भी मतलब नहीं होगा। जब आप CBT2 में कितना स्कोर करते हैं उसी बेस पर आपका सिलेक्शन CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। साइको टेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने यहाँ राम कहानी बताया, वो राम कहानी आपके माइंड को अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका साइको टेस्ट मजबूत नहीं रहेगा, तो आप ये काम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपका साइको टेस्ट होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा एक वीडियो है सेक्शन कंट्रोलर का, जो कि मैंने डिटेल में इसके
बारे में बताया। आपको जो भी इसका पढ़ाई करना है उसकी किताबें मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा, आप वहां से ऑर्डर करके इसको मंगा करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको कुछ और डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर कमेंट करना, इसका मैं रिप्लाई ज़रूर करने वाला हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।